Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. Welcome to this video on our YouTube channel Smartly by SSB Institute. Today we will be continuing our polity lecture series, that is a course on Indian polity by M. Lakshmikant, and we will be taking the third chapter, that is the salient features of the Indian Constitution. This video is presented to you by me, Rashmita Sahu. I would like to give you a brief introduction about myself. I have been selected as Police Sub-Inspector in the year 2018 and I have appeared for MPSC State Services Class 1 interview in 2019. So friends, before starting the third lecture, I would like to say you that if you feel that the notes are important, try to make your notes and listen carefully the lecture. So today's topic is the salient features of Indian Constitution. So here you can see what are the silent features of Constitution. So there are in total 15 silent features. तो आप अभी ये 15 जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के सैलेंट फीचर्स है आप यहाँ से देख सकते हो और हम इसे अभी एक मतलब वन बाय वन हम इसे डिटेल में देखेंगे. द फर्स्ट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटन. जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक एग्जांपल है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड. इट इज़ वेरी कॉम्प्रहेंसिव, एलाबरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट. सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक है रिटन, एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन का एग्जांपल है कि दैट इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अनरिटन का एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है. तो ये क्यों हुआ है, मतलब ये उसके कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा हुआ है. तो द फर्स्ट फैक्टर इज द जियोग्राफिकल फैक्टर्स. हमारे इंडिया के जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स है वो एक रीज़न है. द सेकंड इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स. उसका क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. हमने चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या हुआ था. तो इसके जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स है इसको सब इम्प्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी हुआ है. द थर्ड रीज़न इज हमारा जो सेंटर है और जो स्टेट है तो उसके लिए कोई डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में हम दोनों भी स्टेट और सेंटर को मैनेज करते हैं. द थर्ड इज डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. So friends, the constitution contains not only the fundamental principles of governance but also detailed administrative provisions. तो बाकी के कंट्रीज में जो है वो बस प्रिंसिपल्स दिए हैं, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मतलब गवर्नेंस के जो है उसके साथ साथ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दिए गए हैं. सो द नेक्स्ट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया तो हमने कौन से कंट्रीज से क्या लिया है हमें ये देखना है, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखकर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन हमारा मोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसकी वजह से बना है, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. Okay, Dr. B.R. Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitutions of the world. मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि हमने बहुत से कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को छान मारने के बाद, मतलब उसका बहुत हमने उस एक एक कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज़ के देखने के बाद हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. तो अभी आपको ये याद रखना है द स्ट्रक्चरल पार्ट, मतलब ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसका हमने कहाँ से लिया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया है. और जो फिलोसफिकल पार्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो फिलोसफिकल पार्ट में क्या क्या आता है, तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे लक्ष्मीकांत के, तो उसमें जो फिलोसफिकल पार्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. तो आपको ये याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहुत से कंट्रीज से लिए हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा पार्ट हमने कहाँ से लिया है. बट पॉइंट टू बी नोटेड कि हमने ज़्यादातर हमारा जो मोस्ट पार्ट है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से उसको लिया है. द पॉलिटिकल पार्ट, हमने फिलोसफिकल पार्ट देखा है, तो अभी पॉलिटिकल पार्ट देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्ट हमने किससे लिया है,
दे हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा फिलोसफिकल पार्ट हमने अमेरिकन और इरिश से लिया है, हमने मेजर पोर्शन हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, और हमारा पॉलिटिकल पार्ट हम कहाँ से ले रहे हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में तो आएगा, या तो फिर आपको वन लाइनर क्वेश्चन तो इसका आ सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने जो हमारा टोटल इन्फ्लुएंस और मटेरियल सोर्स है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से उसको लिया है। तो अभी हमारा नेक्स्ट है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब हम उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत उसके अमेंडमेंट करने के पहले हमें बहुत सा प्रोसेस होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन सेंस हम उसको ईजिली हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट है हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, मतलब क्या है ना कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, जो कि हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा याद रखना है कि वो रिजिड है, और ब्रिटिश जो है दैट इज़ फ्लेक्सिबल है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको मन में आता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इवन फ्लेक्सिबल, नॉट इवन रिजिड, तो वो दोनों है, तालमेल जमता है वो दोनों का। The next is federal system with unitary bias. The Constitution of India establishes a federal system of government. Federal मतलब क्या, उसके फीचर्स होते हैं जो कैसे है, टू गवर्नमेंट्स। अभी हमारे दो गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं और हमारा खुद का स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स, हमारे डिवीजन ऑफ पावर्स है, सेंट्रल को पावर्स अलग है, स्टेट के पावर्स अलग है। हमारा एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हम लोग उसकी उसी के आधार पर हम चलते हैं। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब इस इतने आसानी से जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो जैसे चेंजेस बना सकता है, चेंजेस कर सकता है, वो हम लोग नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज़ डिफरेंट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो भी है, दे आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे कोई डिपेंड तो करते हैं, बट उनके सारे जो भी है पावर्स जो है वो इंडिपेंडेंट पावर्स है। एंड द नेक्स्ट इज बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म मतलब थोड़े स्टेट्स में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, तो ये सारे कौन से हैं, दैट आर द फेडरल सिस्टम ऑफ यूनिटरी बायस, ठीक है। द नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो एक फीचर है दैट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री। हमने कहाँ से लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश से लिया है। एंड मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने यूज़ नहीं किया, बट हमने कौन सा लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। द फीचर्स ऑफ, अभी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स कौन से हैं, द प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। फ्रेंड्स, अभी नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जैक्टली क्या है। नॉमिनल मतलब ही इज़ द पर्सन विथ, मतलब जो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इंडिया में प्रेसिडेंट बस एक नॉमिनल नेम सेक के लिए होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव इज नन अदर देन पीएम, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल, हम देख सकते हैं जो पार्टी को ज़्यादा मेजोरिटी मिलती है वही पार्टी का रूल होता है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउसेस। हम लोग लोकसभा को कभी भी हम लोग अगर उनके नो कॉन्फिडेंस पास हुआ उनके ऊपर, तो हम लोग इन सेंस पार्लियामेंट जो भी है उसको डिसॉल्व कर सकती है। तो दिस आर व्हाट, दिस आर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये उसके फीचर्स है। द नेक्स्ट साइलेंट फीचर इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हमने शॉर्ट में वो देखा था, बट स्टिल मैं आपको रिपीट बताती हूँ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। ये दो वर्ड्स बहुत अलग है। तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट कैसे हम लोग आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप, मैंने आपको बोला था सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स है स्टेट लेवल पे, और उसके नीचे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स। तो ये क्या हो गया, दे आर इंटीग्रेटेड, मतलब वो एक ही है, एक दूसरे से वो क्या है, अटैच्ड है, बट दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन सेंस अपना अपना जो भी उनका जस्टिस होता है, जो भी उनके डिसीजंस होते हैं, दे आर फ्री टू गिव दैट। This single system of courts enforces both the central laws as well as the state laws, unlike in USA, where the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary. अभी यूएसए में कैसा है, फेडरल लॉज जो है वो फेडरल जुडिशरी बताता है, स्टेट लॉज का जो भी केस है वो स्टेट जुडिशरी देख रहा है, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, दे आर बोथ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड।
द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो साइलेंट फीचर है वो एक उसमें का एक फीचर है फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में क्या बताता है कि फंडामेंटल राइट्स का रखा है। तो उसके 6 फंडामेंटल राइट्स है। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, आई होप यू ऑल नो दिस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो द फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब फंडामेंटल राइट से क्या होता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का प्रमोशन होता है। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। मतलब जस्टिसेबल इन नेचर इन सेंस क्या, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हम हाई कोर्ट में उसके खिलाफ हम याचिका फाइल कर सकते हैं। दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर कुछ भी उनका वायलेशन होता है तो वी कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। द एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू द रिट्स। तो भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड कोवारंटो। फ्रेंड्स, आपको ये वर्ड्स तो याद रखने ही होंगे, वन लाइनर में आ सकता है या तो फिर मल्टीपल चॉइस में भी इसको डायरेक्टली पूछा जाता है। दे कैन बी सस्पेंडेड, अभी इतना याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स जो है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। आपको याद रखना है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तब सारे फंडामेंटल राइट्स निकाले जाते हैं, दैट इज दे आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट कौन सी, आर्टिकल 20 एंड 21। आपको ये याद रखने हैं, आर्टिकल 20 एंड 21। द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को हम बोलते हैं DPSP। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, द DPSP इज अ नॉवेल फीचर। वो क्या है, इट इज़ अ नॉवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन हुआ है, दैट इज सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमने पहले के इसमें देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर फॉर द प्रमोशन ऑफ व्हाट, फंडामेंटल राइट्स आर फॉर द प्रमोशन ऑफ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इवन दो आई टेल यू दैट इज़ फॉर पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उसके प्रमोशन के लिए आप देख सकते हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जैसे हमने देखा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल राइट्स का यूज़ होता है, वैसे ही DPSP का यूज़ कहाँ पे होता है, फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। However, unlike the fundamental rights, the directives are non-justiciable in nature। आपको ये एक पॉइंट याद रखना है कि जस्टिसेबल जो था, हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे अगर हमारे वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का। बट अगर आपके DPSP का कुछ वायलेशन होता है तो यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे आर नॉन जस्टिसेबल, दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। The next point is a secular state. The Constitution of India stands for a secular state. Hence, it does not uphold any particular religion as the official religion. Secular state मतलब क्या, हमारे पास हर religion को उतना ही importance दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई religion का कोई dominance नहीं है. So the point is secular state. The next is fundamental duties. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड, अभी देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे बट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। तो दिस वेर एडेड, इनको कब ऐड किया था, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी फ्रॉम 1975 टू 77। और आपको इसका मेन याद रखना है कि इट वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स। और इसका रिकमेंडेशन किसने किया था, स्वरण सिंह कमेटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, वन लाइनर कि व्हेन वे फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, तो आपको याद रखना है इट वाज एडेड इन द ईयर 1975 विथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और उसका रिकमेंडेशन किसने किया था, इट वाज स्वरण सिंह कमेटी। द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। अभी 42nd से तो हमने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया, एक टॉपिक को, एक पार्ट को, लेकिन 86th अमेंडमेंट से हमने क्या किया, 2002 के पार्ट 4A में हमने एक अमेंडमेंट किया है। तो उसमें बस एक ही आर्टिकल था, दैट इज 51A। द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल 51 स्पेसिफाइज द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी 86th में क्या हुआ था हम लोग आगे देखेंगे। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में फॉर एग्जाम्पल क्या है, यू कैन सी, टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, to respect national flag, national anthem, to protect the sovereignty, unity, integrity of the country, to promote the spirit of common brotherhood amongst all the people, to preserve the
रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट, ये हमारे जो है दे आर फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी मैंने वो सब सीरियली नहीं दिए है, बट यू कैन गो थ्रू द बुक। द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन्स दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स, अगर हमें राइट्स दे रहे हैं तो हमारा ड्यूटी भी है कि हम उसे अच्छे से यूज़ करें, हम किसी का ख्याल रखें, हम हमारे सोसाइटी का ध्यान रखें। सो दे ऑल्सो हैव टू बी क्वाइट कॉन्शियस ऑफ द ड्यूटीज दे ओव टू द कंट्री, देयर सोसाइटी एंड टू द फेलो सिटीजन्स। बस आपको इतना याद रखना है, जैसे कि डीपीएसपी थे, दैट इज दे वर नॉन जस्टिसबल. I think this is not visible, but the duties are also non-justiciable in nature. The point is that. So the next is universal adult franchise. So what does it mean? The Indian Constitution adopts universal adult franchise as the basis of elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. अभी देखो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हमारे कंट्री में कैसा है, जो भी 18 ईयर्स के अबाव होता है तो उसी वो सिटीजन को हम लोग क्या करते हैं, मतलब वोट उसको इलेक्शन में पार्ट लेने का, मतलब इलेक्शन में जाकर वोट करने का उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो every citizen who is not less than 18 years of age has the right to vote without any discrimination. मतलब उसके कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है. द वोटिंग एज, अभी आपको ये पॉइंट याद रखना है. दिस क्वेश्चन आपको मतलब हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है कि द वोटिंग एज वॉज रेड्यूस टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स. पहले 21 ईयर्स था, लेकिन उसके बाद 1989 में क्या किया गया, उसको 18 ईयर्स बनाया है. तो दिस वॉज बिकॉज ऑफ वॉट, दिस वॉज बिकॉज ऑफ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988. गाइज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बट दिस ये हमारे मार्क्स लेकर जाती है. द नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप. अभी आपको तो पता होगा इंडिया में बस एक सिटीजनशिप है, राइट? एक ही, हम बस इंडिया के सिटीजन है और कोई कहीं के नहीं. सो दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल है, ड्यूअल पॉलिटी है, मतलब एक सेंटर का है, एक स्टेट का है, लेकिन हमारे पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है, ठीक है? दैट इज व्हाट इंडियन सिटीजनशिप. लेकिन कंट्रीज लाइक यूएसए में क्या होता है, जहाँ वहाँ का जो इंसान मतलब पर्सन होता है ना, वो यूएसए का भी सिटीजन होता है और वो जो स्टेट को बिलोंग करता है उसका भी एक सिटीजन होता है. दस ही ओज एलिजियंस टू बोथ and enjoys dual set of rights, one conferred by national government and another by state government. मतलब जो भी नेशनल गवर्नमेंट के जो भी उसके व्हाट वी से राइट्स है वो भी वो एंजॉय करता है, और स्टेट गवर्नमेंट के, दैट इज ही एंजॉयज द ड्यूअल सिटीजनशिप. लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. ऑल सिटीजन्स irrespective ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बॉर्न, मतलब हम कोई भी स्टेट के हो, बट वी जस्ट हैव व्हाट वन सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री. अभी यहाँ पे तो दिया है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन देम एक्सेप्टिंग इन फ्यू केसेस लाइक ट्राइबल एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड सो ऑन. बट अभी थोड़ा बहुत जम्मू एंड कश्मीर का भी जैसे 370 आर्टिकल से चेंजेस हुए हैं, सो देयर इज अ क्वाइट अपडेट इन दिस. ओके, सो द नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट बॉडीज. अभी देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, उससे हम इंडिपेंडेंट बॉडीज, तो ये क्या है एग्जैक्टली? The Indian Constitution not only provides for legislative, executive and judicial organs of the government, but also establishes certain independent bodies. तो अभी independent bodies means what? Election Commission, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम शॉर्ट में कैग बुलाते हैं, ठीक है? ये क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडीज है. इनको एक इंडिपेंडेंट उनका काम दिया. इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का काम देखेगा, कैग जो है वो ऑडिटिंग का काम देखेगा, ठीक है? आपको ये बात याद रखनी है, CAG it acts as the guardian of public purse and comments on the legality and property of government expenditure. ठीक है? ये सारा जो ऑडिटिंग का काम होता है गवर्नमेंट का, वो कैग देखते हैं. एंड अनदर पॉइंट टू बी नोटेड कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, so it ensures free and fair elections to the parliament, the state legislature, the office of the president of India and the office of the vice president. ठीक है? इलेक्शन कमीशन, हमारे जो म्यूनसिपल इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन का उसमें कोई हाथ नहीं होता है. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टाइप ऑफ इलेक्शंस. ओके, द नेक्स्ट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. जो हमने देखा था इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया. द नेक्स्ट इज यूपीएससी. इट कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू ऑल द इंडियन सर्विसेज एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज एंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट को वो एडवाइस देते हैं यूपीएससी. जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लाइक हमारा महाराष्ट्र का जो है वो हमारा क्या है, एमपीएससी. सो इन एवरी स्टेट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विसेज एंड टू एडवाइज द गवर्नमेंट. तो ये लोग क्या करते हैं, अगर यूपीएससी प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है तो ऑब्वियस है कि एमपीएससी किसको करेगा, गवर्नर को करेगा. बट उनका जो भी वो एडवाइस देते हैं दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन देम. पॉइंट टू बी नोटेड.
The Constitution ensures the independence of these bodies through various provisions like security of tenure, fixed service conditions, expenses being charged on the Consolidated Fund of India. The next is emergency provisions. अभी देखो हमारे 3 टाइप के एमरजेंसीज होते हैं, एक नेशनल एमरजेंसी, एक स्टेट एमरजेंसी एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल एमरजेंसी. तो अभी एमरजेंसी जो है तो वो क्यों हम लोग उसको लगाते क्यों है, मतलब इंदिरा गांधी ने जो 19 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी फर्स्ट जो थी, जो कि मतलब बहुत ही व्हाट वी से क्रिटिक्स में थी, वो इमरजेंसी उन्होंने क्यों लगाई थी और कब लगाई थी. ओके तब तक हम लोग शॉर्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस देखते हैं, बट आगे जैसे ही हमारे चैप्टर्स इंक्रीज हो गए, आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एलॉबरेट इमरजेंसी प्रोविजंस टू एनेबल इट्स प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली. कोई भी सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब हम इमरजेंसी लगाते हैं. आई मीन हम इन सेंस प्रेसिडेंट. The rationality behind the incorporation of this provision is to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and its constitution. 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 350 बताता है, स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं और जो आर्टिकल 356 बताता है एंड 365 भी उसका ही पार्ट है. देन द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 बताता है. ओके हम लोग ये डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे. ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल. आपको बस ये बात याद रखनी है, जब भी इमरजेंसी होती है तो पावर किसके हाथ में आता है, पीएम मोदी. मतलब अभी हमारे जो पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, अगर कुछ गवर्नमेंट में लगती है तो जो भी है तो वो कौन देखेगा, वो पीएम मोदी देखेंगे. अगर हमारे महाराष्ट्र में कुछ लगता है, इमरजेंसी लगती है, स्टेट इमरजेंसी लगती है, जैसे कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा था अभी रिसेंटली, तो वो जब पावर्स किसके हाथ में थे, दैट द पावर्स वे टोटली इन द हैंड्स ऑफ पीएम मोदी, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. आप ऐसे याद रख सकते हो. तो जब क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है तो इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट. उसके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती. This kind of transformation of the political system from federal to unitary is a unique feature of Indian Constitution. जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि फेडरल से हम यूनिटरी में जो ट्रांसफर करते हैं इमरजेंसी के टाइम पर, तो दैट इज व्हाट वन यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द नेक्स्ट इज 3 टायर गवर्नमेंट. अभी देखिए ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ड्यूल पॉलिटी, हमें पता है ड्यूल पॉलिटी एंड कंटेंट प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन बाद में क्या हुआ, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत राज और म्यूनसिपैलिटीज. The 73rd Amendment Act of 1992 gave a constitutional recognition to the panchayat, that is the rural local government, by adding a new part 9. आप फ्रेंड्स क्या करो, आप ये पॉइंट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या तो फिर नोट डाउन कर लो. सिमिलरली द 74th Amendment of 1992 उन्होंने किसको रिकॉग्निशन दिया, म्यूनसिपैलिटीज. 73rd ने किसको दिया, पंचायत को. बस पॉइंट टू बी नोटेड. सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.